हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी आपकी स्टडीज़ चल रही हैं? आई होप कि आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर मैंने आपको करा लिए थे, तो जिन बच्चों ने नहीं किए हैं तो वो पहले उन 2 चैप्टरों को कर लें। तो सेकंड चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था, तो अभी हम स्टार्ट करें चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट क्या है आपका? एक सबसे छोटी यूनिट है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, और सब्सटेंसेस में आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है HCl, ठीक है, ये क्या आपका एक कंपाउंड है, तो ये आपका हाइड्रोजन और ऐसे एलिमेंट्स में टूट जाएगा 2 एलिमेंट्स में। पर आप क्या ले लो, आपने सिर्फ H लिया है, तो ये क्या आपका एक एलिमेंट है, इसको आप और नहीं तोड़ सकते। जैसे इस तरह से आप इसके जैसे हाइड्रोजन है, इसके क्या होंगे अंदर एटम होंगे, हाइड्रोजन के ये एटम होंगे। समझ आया आपको? तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फर्दर ब्रोक डाउन नहीं कर सकते सब्सटेंसेस में, ठीक है। वो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे स्मॉल यूनिट है, और उसके अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन ये होते हैं, ठीक है। समझते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल क्या है। तो देखो, एलिमेंट्स ना ऐसे खोजना स्टार्ट कर दिए साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो जब इन्होंने एलिमेंट्स खोजना स्टार्ट किए तो इनको बहुत डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिले। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से किया, उन एलिमेंट्स को एक साथ रखा और इनको एक टेबल में क्लासीफाई कर दिया कि पहले ये एलिमेंट है, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से एक अरेंजमेंट करके एक सही से रख दिया उनको एक टेबल में बना के। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आपका क्या है? एलिमेंट्स ही हैं, और उनको क्या किया है? उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज करके रखा है, ठीक है। अब देखो, ये पीरियोडिक टेबल बनना कब स्टार्ट हुआ? जैसे जो आप आजकल पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो वो कब जैसे बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो 1789 में शुरुआत हो गई थी। तो एंटनी लेविसियर करके एक साइंटिस्ट थे जिनको कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इनके टाइम आपके 33 एलिमेंट फाउंड हो गए थे, और इन्होंने क्या किया? एक टेबल में उसको लिस्ट कर दिया कि 33 एलिमेंट है, ठीक है। 33 एलिमेंट्स को एक लिस्ट बना के टेबल में रख दिया। किसने? एंटनी लेवोसियर ने 1789 में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ सालों बाद दूसरे साइंटिस्ट आए 1829 में। क्या नाम इनका? डुवर्नियर। तो इन्होंने क्या दिया आपका? लॉ ऑफ ट्राइएट में पढ़ेंगे हम इसको। उसके बाद क्या हुआ? उसके कुछ सालों बाद आपके दूसरे साइंटिस्ट आए 1866 में, जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स। तो इन्होंने क्या दिया आपका? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। क्या है ये लॉ? तो इनके टाइम में ना 56 एलिमेंट को खोज लिया था। तो इन्होंने क्या किया? उन 56 एलिमेंट को एटॉमिक मास, उनके जो एटॉमिक मास होगा, उनका वेट एटम का, उसके हिसाब से अरेंज करके रखा। एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज करके रखा। जैसे जो छोटा मास होगा वो पहले, फिर ऐसे बड़ा बड़ा करके आगे को रखा। तो इन्होंने पाया कि जैसे ये पहला एलिमेंट रखा इन्होंने, फिर दूसरा, तीसरा, फिर जब 8वां रखा तो क्या है? इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी। जैसे 8वां फिर 16 रखेंगे, इस तरह से इनकी क्या आ रही थी? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आ रही थी। कुछ सालों बाद आपके आए मेंडलीव 1869 में, ठीक है। इसके 3 साल बाद ही इन्होंने एक लॉ दिया, और अपने नाम पे इन्होंने लॉ रखा, जिसका क्या नाम था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा नहीं, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज करना है, ना कि एटॉमिक मासेस के ऊपर। एटॉमिक मासेस को भी देखेंगे, पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो इनके टाइम में 56 एलिमेंट खोजे गए थे, और इनके टाइम में 63 एलिमेंट हो गए थे, ठीक है। फिर आए आपके एक और साइंटिस्ट, तो ये काफ़ी सालों बाद आए 1913 में। इनका क्या नाम है? हेनरी मोसले।
तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ के देखेंगे ना हम एटॉमिक मास देखेंगे, हम क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे। का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका, जैसे ये कोई एटम है, ठीक है, तो एटम में आपके अंदर क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन को गिनेंगे, जैसे 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3, 4, 5, इस तरह से, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन में है तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन होगा, तो 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया फिर 1। वैसे आपका हीलियम लेंगे तो उसमें 2 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, ठीक है, तो 2 होंगे तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2। तो या तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस करने के लिए सेम होते हैं, जैसे पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव, तो ताकि आपका एटम स्टेबल रहे तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। समझ आया आपको? तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन होंगे उस एलिमेंट में, तो उसके हिसाब से अरेंज करने को कहा किसने, हेनरी मोसले ने। तो जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया तो इन्होंने, जो इनके पहले वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था एक, उसको क्या किया इन्होंने, मॉडिफाई किया, उसमें कुछ चेंजेस किए इन्होंने, फिर उसके बाद बना आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आजकल यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो इन्होंने उसमें चेंजेस किए थे, इनका पीरियोडिक टेबल था, इन्होंने कुछ चेंजेस किए, फिर ये आपका बन गया नया वाला, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ रहे हैं आजकल। तो आगे पढ़ते हैं अब कि ये जो मेंडलीव थे, इनके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या कुछ फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, यानी कि क्या उन्होंने कमी रह गई उनके टेबल में कि हेनरी मोसले को चेंजेस करने पड़े, और क्या उनका एडवांटेज थी जो इन्होंने वही टेबल आगे फॉलो किया, बस चेंजेस किए उसमें थोड़े से। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था तो उसके एडवांटेज ये थे कि इनके टाइम में कितने एलिमेंट खोजे गए थे, 63 एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या किया, उन 63 एलिमेंट्स को रो में जैसे ऐसे और ऐसे जो कॉलम बनते हैं ना आपके, इस तरह से थोड़ा बहुत अरेंज करके रख दिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कुछ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस तरह से इन्होंने अरेंज करके रखा था। तीसरा नंबर क्या है कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी, पहले ही बता दी थी, और अभी तक उन एलिमेंट्स को खोजा भी नहीं गया था, जैसे गैलियम हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया, तो इन्होंने आइडिया लगा लिया था कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी बता दी थी कि यहाँ पे जो गैप रह रहा है यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, तो इन्होंने पहले ही बता दिया था, तो वो बाद में जाके डिस्कवर हुए। अब इनके नुकसान क्या थे, यानी कि लिमिटेशन क्या रही, क्या कमियाँ रही इनके मॉडल में। तो सबसे पहला था कि इन्होंने जो आइसोटोप्स होते हैं ना, आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके, जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर क्या हो डिफरेंट, उसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था आइसोटोप की पोजीशन के बारे में, एक्चुअली उस टाइम खोजे ही नहीं गए थे, ये आइसोटोप के बारे में पता नहीं था उस टाइम, तो इसके कारण इन्होंने उसकी पोजीशन के बारे में भी नहीं बताया था। सेकंड नंबर है आपका रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा वो आगे रख दिया है और जिनका एटॉमिक मास कम है उनको पीछे रख दिया है, तो इस तरह से इन्होंने अरेंज कर दिया था। पर होना क्या चाहिए था, जिसका एटॉमिक मास कम है वो पीछे, फिर ज़्यादा इस तरह से रखना था, तो ये इनका थोड़ा लिमिटेशन हो गई थी। और थर्ड है, इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, उसकी कोई पोजीशन नहीं बताई थी, करेक्ट पोजीशन की, कहाँ जैसे हाइड्रोजन को रखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी काफ़ी, तो इस कारण से इन्होंने बताया नहीं था इसके बारे में। तो फिर आज हम इतना ही करेंगे, और इसके जो नोट्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़िए। बाय, टेक केयर।